Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the रसिया यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से है। बोथ कंट्रीज का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक एग्रेसिव फेज के अंदर एंटर हुआ है, जहां पे रशियन फोर्सेज के द्वारा यूक्रेन का जो कैपिटल सिटी है कीव, वहां पे एक लार्जर एयर अटैक को कैरी आउट किया गया। उस यूक्रेन का जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है वो भी इस अटैक के अंदर में डैमेज हुई हैं। स्पेशली यूक्रेन का जो सेक्रेटरीट का एरिया है, जहाँ पे कैबिनेट का जो मीटिंग्स हैं वो कंडक्ट हुआ करती हैं। यूक्रेनियन लीडर के द्वारा कहा गया कि आने वाले समय के अंदर उनकी जो फोर्सेज हैं, यूएस का जो फोर्सेज हैं, वो भी इस अटैक को डिफेंड है वो करेंगे। हमारे एग्जाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ये जो एयर अटैक किया गया है इसके अंदर में किन वेपन्स या इक्विपमेंट्स हैं उनका यहाँ पे यूज हुआ है। तो फर्स्ट आप देखिए कि ड्रोन एंड मिसाइल के थ्रू जो एयर अटैक है वो कैरी आउट हुआ। ड्रोन यहाँ पे न्यू डोमेन ऑफ वॉरफेयर के रूप से इमर्ज हुए हैं, जिनके बारे में हम ऑपरेशन सिंदूर के पर्सपेक्टिव से भी रीड कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे मोर ड्रोन्स को यूज किया जाता है प्रेजेंट समय में अटैक के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में हमारा जो S-400 नाम का एयर डिफेंस सिस्टम है, उनके द्वारा पाकिस्तान की तरफ से जो भी ड्रोन अटैक्स किए गए थे उनको डिटेक्ट भी किया गया, उनको एलिमिनेट भी किया गया S-400 के द्वारा। तो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम का जो क्वालिटी है, जो उसका प्रिसीजन लेवल है, उसको ये शो करता है। ड्रोन नया वॉरफेयर ऑफ अटैक के रूप से इमर्ज हुआ है, तो क्या यहाँ पे हमारे कंट्री का ज़रूरत है कि डिफेंस का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसके अंदर में ड्रोन के रिगार्डिंग में मोर आप देखिए कि यहाँ पे मोर रिसर्च है, उसका रिक्वायरमेंट है, मोर यहाँ पे जो डेवलपमेंट है उसको कैरी आउट करने का ज़रूरत है। डिस्कस करें स्टूडेंट्स यहाँ पे यूक्रेन के बारे में, तो यूक्रेन का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग में वन ऑफ द डेवलप्ड ये कंट्री है वो हुआ करता था। यूरोप का सेकंड लार्जेस्ट ये कंट्री था, एरिया वाइज भी सेकंड लार्जेस्ट कंट्री था आफ्टर द रसिया के बाद में। एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से इसको ब्रेड बास्केट के रूप से भी कंसीडर है वो किया करते थे। व्हीट का जो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है वो इसे यूक्रेन के द्वारा ही किया जाता था। जब आप देखिए कि इनिशियल फेज के अंदर में जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने उस समय में ग्रेन का जो एक्सपोर्ट है उसको किसी तरीके से जो रुकावट है वो ना हो, उसके रिगार्डिंग में एक अलायंस है उसको भी क्रिएट किया गया था। अलायंस या जो इनिशिएटिव है वो क्रिएट हुआ था, टर्की का जो लीडरशिप है वहाँ पे। यूक्रेन का एक बार लोकेशन हम देखते हैं। यहाँ पे हमने जो मैप है उसको यूज किया है। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, ये यूक्रेन का एरिया है और इस पार्ट के अंदर में जो कंट्री सिचुएटेड है वो रसिया है। इस पार्ट के अंदर में जो कंट्री है वो रसिया है। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में जो कंट्री है उसका नाम क्या है? बेलारूस इस कंट्री का नाम है। बेलारूस इस कंट्री का नेम है। बेलारूस आपको पता होना चाहिए कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी मेंबरशिप मिला हुआ है। इस पार्ट के अंदर में जो कंट्री है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में वो पोलैंड है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में जो कंट्री है वो पोलैंड है। फिर आप देखिए कि स्लोवाकिया है, ये स्मॉलर एरिया जो शेयर होता है वो किसका है? स्लोवाकिया का यहाँ पे शेयर हुआ करता है। स्लोवाकिया के अगर हम सदर्न पार्ट के अंदर में बात करें तो हंगरी नाम का जो कंट्री है वो यहाँ पे सिचुएटेड है। हंगरी नाम का कंट्री है। ये एक लार्जर कंट्री है जो दो पार्ट से अपना एरिया शेयर करता है, और ये एक स्मॉलर कंट्री है जो कि लैंडलॉक है, जिसको हम किस नाम से जाना करते हैं? मोल्दोवा के नाम से जानते हैं। अभी रिसेंटली इंडिया और मोल्दोवा नाम का जो कंट्री है उसके भी रिलेशंस हैं वो डेवलप हुए हैं। ये जो लार्जर कंट्री है जो दो पार्ट से, सदर्न पार्ट से और आप देखिए कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से जो एरिया शेयर करता है, ये है रोमानिया। ये है स्टूडेंट्स रोमानिया। तो क्या यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है एरिया वाइज कि किन किन कंट्रीज से अपना एरिया है वो शेयर करता है? यहाँ पे जो यूक्रेन है, अभी आप देखिए कि रिसेंटली जो 24 का जो प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था कुछ अदर कंट्रीज को, जो वहाँ पे ऑप्शंस में मेंशन करते हुए। यहाँ पे जो कंट्री सिचुएटेड है इस पार्ट के अंदर में, यहाँ पे आपको जॉर्जिया देखने के लिए मिलेगा। इस पार्ट के अंदर में जॉर्जिया है, और जॉर्जिया का भी आप देखिए कि जो रीजन है वो रसिया के कंट्रोल के अंदर में है। 2008 के समय रसिया ने जो ब्लैक सी के साथ एरिया शेयर करने वाला जो रीजन है जॉर्जिया का, उसको अपने कंट्रोल के अंदर में लिया था 2008 के समय में। अब स्टूडेंट्स यूक्रेन के बारे में ये हमने देखा। यूक्रेन का जो कैपिटल सिटी है वो कौन सा है? कीव उनका कैपिटल सिटी है। कुछ सिटीज यहाँ पे इस वजह से भी न्यूज के अंदर में है जिनके ऊपर में रसिया ने अपना जो कंट्रोल है वो सेटअप किया है, स्पेशली जो ईस्टर्न पार्ट के अंदर में है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में है, सॉरी नॉर्थ ईस्टर्न या ईस्टर्न पार्ट के अंदर में है। एक जो सिटी है वो है यहाँ पे खारकीव है। खारकीव नाम का एक सिटी है, खारकीव नाम का एक सिटी है।
फिर खैर क्योंकि आप देखिए कि सदर्न पार्ट के अंदर में निप्रो नाम का एक सिटी है, नाइपर या निप्रो नाम से एक सिटी है, या इस नेम का एक रिवर भी फ्लो करता है यूक्रेन के अंदर में, लार्जर वो रिवर है। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनेत्स्क का रीजन है, खेरसन का रीजन है, लुहानस्क का रीजन है, कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे रसिया का जो कंट्रोल है वो सेटअप हो चुका है। तो ऐसे आपको जो लोकेशन वाइज है जो इंफॉर्मेशन होना चाहिए, आपको ये भी जानकारी होना चाहिए सिटीज के भी पर्सपेक्टिव से। 23 के एग्जाम के अंदर भी यूपीएससी सिटीज के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है वो पूछ चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये जो एरिया है, ये जो आपको लार्जर अलग से जो पेनिनसुलर एरिया मिलेगा, ये क्रीमियन पेनिनसुलर एरिया है जिसको कि रशिया ने 2013-14 के समय ही अनेक्स वो कर लिया था। एक लार्जर पोर्ट भी सिटी है, यूक्रेन का एक लार्जर पोर्ट सिटी है जो सदर्न पार्ट के अंदर में है, इसको ओडेसा पोर्ट के नाम से हम जानते हैं। किस पोर्ट के नाम से? ओडेसा के नाम से जानते हैं। इसको डैमेज करने का कोशिश किया गया था रसिया के द्वारा, जब इनिशियल वो जब कन्फ्लिक्ट हुआ था, यूक्रेन इस पोर्ट के थ्रू अपना ग्रेन्स का जो सप्लाई है वो करता था ब्लैक सी के थ्रू में। तो ये आप देखिए कि यूक्रेन के बारे में हमने यहाँ पे रीड किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा कहा गया है कि सेकंड फेज ऑफ सैंक्शन है वो उनके द्वारा स्टार्ट किए जाएंगे। ऐसे कंट्रीज जो रसिया के साथ में ऑयल परचेज को कैरी आउट करते हैं, रसिया के साथ में उनका किसी तरीके से जो आप देखिए इकोनॉमिक रिलेशन है, उनके ऊपर में जो सैंक्शन है वो लगाए जाएंगे, रसिया के ऊपर भी सैंक्शन लगाए जाएंगे यूएस के द्वारा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यू फेज ऑफ सैंक्शन के बारे में है, ऑयल परचेज के बारे में है। इंडिया आप देखिए कि ऑयल परचेज करता है, पर क्या इंडिया लार्जेस्ट नंबर पे ऑयल परचेज करता है रसिया के साथ में? लार्जेस्ट जो ऑयल परचेज किया जाता है वो चाइना के द्वारा है। फिर इंडिया का नंबर आपको मिलेगा क्रूड ऑयल का जो परचेज है। सेकेंड आप देखिए कि यूरोपियन जो कंट्रीज हैं जिनको कि सैंक्शन नहीं लगाया जाता है यूएस के द्वारा, वो भी अपना जो गैस का जो उनका रिक्वायरमेंट है, गैस का जो डिमांड है वो रसिया के साथ में ही उनका जो परचेज है वो हुआ करता है। नेक्स्ट इंडिया का तो आप देखिए एक और भी रिलेशन है, डायमंड के पर्सपेक्टिव से भी हमारे रिलेशन है में जो रो डायमंड है जिसका कटिंग एंड पॉलिशिंग इंडिया का जो सूरत नाम का जो सिटी है गुजरात में, वहाँ पे हुआ करता है। और जो उसका एक्सट्रैक्शन है, जो रो डायमंड का जो प्रोडक्शन है वो रसिया के अंदर में ही होता है। हमारे जो ट्रेड रिलेशन है, बायलेटरल रिलेशन है, वो भी काफ़ी बेटर हैं। इंडिया रसिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, फार ईस्ट का जो रीजन है, जो कि आप देखिए कि स्नो कवर हुआ करता है, वहाँ पे भी लाइन ऑफ कंट्रोल को सपोर्ट करता है। चेन्नई से व्लादिवोस्तोक का हमारा एक मैरीटाइम ट्रेड रूट भी है जो हमने डेवलप करने का कोशिश किया है। इसके अलावा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जिसके थ्रू हम रसिया के साथ में वाया सेंट्रल एशियन कंट्रीज अपना कनेक्टिविटी है उसको सेटअप करते हैं। तो ये कुछ हमारे इनिशिएटिव्स हैं जो कि इंडिया और रसिया का जो बायलेटरल रिलेशन है उसको वो शो किया करते हैं। आने वाले समय में रशियन लीडर भी हैं वो विजिट करेंगे। इंडिया कंटिन्यूस वॉर को कंडेम करता है, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हो या आप देखिए कि दो कंट्रीज के बीच में आपस में डिस्कशन हो या मल्टीलेटरल कोई फोरम हो। रिसेंटली एससीओ का मीटिंग के दौरान में भी इंडिया ने जो वॉर है उसको कंडेम किया है कि वॉर किसी भी फेज के अंदर में बेटर सिचुएशन है वो नहीं है। टेररिज्म जैसे कोई भी बेटर सिचुएशन में नहीं है, ऐसे वॉर का जो सिचुएशन है वो भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये आप देखिए कि फिल्म्स के रिगार्डिंग में जो अवार्ड दिया गया है, अनुपर्णा नाम रॉय नाम से जो डायरेक्टर हैं उनको ये अवार्ड मिला है। उनका एक मूवी है सॉन्ग्स ऑफ द फॉरगॉटन ट्री, सॉन्ग्स ऑफ द फॉरगॉटन ट्री। ये मूवी किसके रिगार्डिंग में है? इसमें एक एस्पायरिंग जो एक्टर हैं जो मूवी इंडस्ट्री के अंदर में वर्क करना चाहते हैं, उनका स्ट्रगल को यहाँ पे शो किया गया है सॉन्ग्स ऑफ द फॉरगॉटन ट्री के अंदर में, सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज। तो ये बस आपको नाम पता होना चाहिए मैक्सिमम, नहीं क्वेश्चन तो यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। ऐसे जो क्वेश्चंस अगर पूछे जाएंगे तो आप देखना कितने अवार्ड्स हैं, कैसे आप उनको मेमोराइज करोगे। और हो सकता है यूपीएससी कोई एक रैंडम क्वेश्चन पूछ भी ले, स्पेशली प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में। तो आप देखिए कि जो बाउंसर बॉल्स होती हैं वो आपको स्किप करनी होती हैं, हर बॉल को नहीं खेलना होता है। ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए भी हुआ करते हैं कि आप उन जो रिस्की क्वेश्चंस है उसको अटेम्प्ट करोगे या उसको स्किप करोगे। प्रेजेंट समय में जो टफ पेपर आता है उसका मीनिंग यही होता है कि आपको जो ऐसे क्वेश्चंस हैं उन पे मोर फोकस करना चाहिए जो आपके बेसिक टेक्स्ट बुक से हैं, जो आपके रीडिंग लाइन्स से हैं या आपने काफ़ी अच्छे से उनको रिवाइज किया है, वहाँ से ही क्वेश्चंस हैं
आपको पूछे गए हैं। तो जो बाउंसर क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा स्किप करने के रिगार्डिंग में होते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी रिसेंट ईयर्स के अंदर में 9 to 10 के आसपास क्वेश्चन है वो पूछता है। कुछ तो आप देखिए कि बेसिक पार्ट से रिलेटेड भी सवाल ऐसा रहेगा कि जो आपको नहीं आएगा। 3-4 जो बुक्स हैं वहाँ से अलग अलग स्टेटमेंट रहेंगे, एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी से रहेगा, एक आपका कोई बेसिक बुक से रहेगा, और एक कोई रैंडम बुक से रहेगा। तो आपको अपना जो कंप्लीट जो नॉलेज है, जो अपना कंप्लीट जो प्रैक्टिस करोगे उसी के थ्रू आप उसको यूज करना होता है। रिस्क जितना आप लोगे, जितना आप रिस्क यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करोगे, उतने यहाँ पे जो सिलेक्शन के जो चांसेज हैं, जो प्री एंट्री फेज को क्लियर करने के जो चांसेज हैं वो कम होते हैं। इसलिए मोर फोकस उन एरियाज पे होना चाहिए जो आपने अच्छे से पढ़ाई किया है, वहां से क्वेश्चन गलत ना होने चाहिए, वो आपका बेसिक होता है। उसके बाद में आपको एडवांस लेवल के लिए अप्रोच है वो करना चाहिए। गणपति फेस्टिवल के दौरान में ड्रोनिंग जो जो लोग बह जाते हैं पानी के अंदर में, उनके बारे में है। अब आप देखिए कि ओवर द ईयर्स ये इंसिडेंट्स वो इंक्रीज होने लगे हैं। क्यों इंक्रीज होने लगे हैं? एक तो हमारे यहाँ पे वाटर बॉडीज का प्रेजेंस है। एक आप देखिए कि मानसून के दौरान में जो वाटर बॉडीज हैं वो कंटिन्यूस ओवरफ्लो को कैरी आउट करते हैं। प्रॉपर उनका डिमार्केशन नहीं है, प्रॉपर उनका जो टेरेन है उसका डिमार्केशन नहीं है। तो ट्रेन के अंदर में कभी कभी जो उनका टेरेन है उसके अंदर में आप देखिए एनक्रोचमेंट हुआ करता है। एनक्रोचमेंट की वजह से वो कभी कभी अपना जो रास्ता है उसको भी वो डाइवर्ट करते हैं। तो ये बेसिकली आप देखिए कि ड्रोनिंग का जो सिचुएशन जो केसेस सामने आई है उसको बताया गया है क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो ऐसे केसेस है वो इम्पैक्ट होंगे। हमने काफी बार इसको रीड किया है जून के समय में भी, ड्रोनिंग के जो केसेस हैं वो क्यों इंक्रीज हैं वो होने लगे हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि जीएसटी रिफॉर्म के बारे में है। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा कहा गया है कि जीएसटी रिफॉर्म जो है, जो यहाँ पे लोगों के पास में पैसा बचेगा, जो जीएसटी में उनका जो मनी है वो हुआ करता था, जाया करता था, जो मनी यहाँ पे सेव होगा तो उसको अपना जो सेल्फ कंजप्शन को इंक्रीज करने के अंदर में बूस्ट करेगा, जिससे इकोनॉमी के अंदर भी जो ग्रोथ है वो देखने के लिए मिलेगा। हमारे फर्स्ट क्वार्टर के अंदर में, इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर में जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी रिफॉर्म के रिगार्डिंग में डिसीजन लिए गए हैं। फेस्टिवल का समय आने वाला है तो आप देखिए कि जो ग्रोथ है वो बूस्ट हो सकता है, कंजप्शन यहाँ पे बूस्ट हो सकता है, लोग मोर परचेज करेंगे अगर लोगों के पास में पैसा है वो सेव रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ब्लड मून के बारे में है। ब्लड मून क्या हुआ करता है? जब टोटल लूनार एक्लिप्स का सिचुएशन क्रिएट होता है, टोटल लूनार एक्लिप्स का जब सिचुएशन क्रिएट होता है तो आप देखिए कि मून का जो कलर है वो डार्कर रेड के अंदर में या कूपर कलर के रूप से आपको इमर्ज वो हुएगा। मून का जो कलर है वो डार्कर रेड कलर में या कॉपर का जो सिचुएशन है उसमें क्रिएट होगा। ये जो पार्ट है यहाँ पे आप देखिए कि अर्थ है, अर्थ का जो शैडो है वो क्रिएट हुआ है। ये लूनार एक्लिप्स का जो सिचुएशन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे हमारा अर्थ है, यहाँ पे हमारा अर्थ है, तो यहाँ पे आप देखिए कि मून है। तो ये जो सिचुएशन है ये लूनार एक्लिप्स के दौरान में होती है, जब यहाँ पे सन से जाने वाली जो रेस है उसको अर्थ के द्वारा ब्लॉक किया जाता है। क्या कंप्लीटली ब्लॉक होता है अर्थ के द्वारा? कभी कभी कंप्लीटली होगा जब टोटल लूनार एक्लिप्स है, और आप देखिए कि कभी कंप्लीट नहीं भी होता है। यहाँ पे पार्सली वे के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा। अर्थ बिटवीन द सन एंड मून के हुआ करती है, इसके अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा कि सभी लाइट्स ब्लॉक नहीं होती हैं। काफ़ी बार कुछ लाइट्स ऐसी हैं जो रैली स्कैटरिंग का जो सिचुएशन है उसके थ्रू आप देखिए कि मून तक पहुंचती हैं, और डिफरेंट वेवलेंथ का होने की वजह से यहाँ पे जो रेडिश कलर है वो अपीयर होता है। तो एक टॉपिक है हमारा ऑप्टिक्स के अंदर में, आप इसको रीड किए होंगे अगर आपका साइंस बैकग्राउंड होगा। इसको हम जाना करते हैं रैली स्कैटरिंग, ये ऑप्टिक्स का ये पार्ट है। रैली स्कैटरिंग के बारे में यहाँ पे मेंशन है तो आपको पता ये भी होना चाहिए हमारा जो स्काई है उसका कलर ब्लू क्यों अपीयर होता है? वो इसी स्कैटरिंग की वजह से उसका ब्लू कलर है वो अपीयर हुआ करता है। जापान के जो पीएम है वहाँ पे जो उनका जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो बिलोंग करते हैं उसमें आप देखिए कि वहाँ पे कॉल था कि जो अभी रिसेंटली डिफीट हुआ है उनका पार्टी का जो लार्जर नंबर नहीं अचीव हुआ इलेक्शन के अंदर में उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया जाए, तो उनके द्वारा रिजाइन है वो कर दिया गया। उनके द्वारा ये भी बताया गया कि उनका कंट्री अभी टैरिफ का सिचुएशन को फेस कर रहा है और भी काफ़ी अनसर्टेन सिचुएशन है ग्लोबल डोमेन के अंदर में। इसी वजह से उनके द्वारा कुछ समय तक रिजाइन है वो नहीं किया गया था कि उस सिचुएशन को वो फेस कर सकें, उस सिचुएशन के रिगार्डिंग में डिसीजंस हैं वो ले सकें।
कोई भी जो पॉलिटिकल वैक्यूम है वो ना क्लियर हो, ना वहाँ पे हो। जापान के जो आइलैंड्स हैं उनको एक बार हम रीड करते हैं। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में जो आइलैंड है उसको हम किस नाम से जानते हैं? होकाइडो के नाम से जानते हैं, आइलैंड ऑफ होकाइडो। फिर आप देखिए कि सदर्न पार्ट में जो है वो है होन्शु। क्या नाम है स्टूडेंट्स? होन्शु है। सिकोकू है, फिर उसके सदर्न पार्ट के अंदर में जो है वो है सिकोकू, और सिकोकू के सदर्न पार्ट के अंदर में है क्योसो। ये 4 मेजर आइलैंड हैं, और भी काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं जो जापान के कंट्रोल के अंदर में हैं। सदर्न पार्ट का कौन सा है? क्योसो है। यहाँ पे एक इनलैंड सी भी सिचुएटेड है। इनलैंड सी का जो नाम है वो है सेतो। सेतो इनलैंड सी है जो कि जापान के आइलैंड्स के बिटवीन के अंदर में सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें होन्शु और जो होकाइडो, नॉर्दर्न पार्ट का जो होकाइडो नाम का आइलैंड है, वो आप देखिए कि जो पैसिफिक का ओशियन है उसको यहाँ पे जापानी सीज के साथ में कनेक्ट करता है। कौन सा स्ट्रेट है? स्ट्रेट का नाम आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेट है स्टूडेंट्स, स्ट्रेट ऑफ सुगारो। यहाँ पे साइलेंट होता है। सुगारू, सुगारू स्ट्रेट है जो कनेक्ट किसको करती है? सी ऑफ जापान को पैसिफिक ओशियन के साथ में। नेक्स्ट अब अगर हम बात करें पंजाब के फ्लड के बारे में है, कंटिन्यूस एनक्रोचमेंट होने की वजह से पंजाब जो कि इंडिया का ब्रेड बास्केट के रूप से हम उसको कंसिडर करते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन का मेजरली वहीं पे ही जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ था। तो पंजाब के अंदर में कंटिन्यूस जो रिवर का एरिया में एनक्रोचमेंट होना, क्लाइमेट चेंज का भी आप देखिए कि एक फैक्टर प्ले करता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी एक फैक्टर प्ले करता है। मानसून के समय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एक्टिव होता है तो उस समय में अनप्रेसिडेंट जो रेनफॉल है वो रिसीव होती है, फ्लड का सिचुएशन उस वजह से क्रिएट होता है। हमारा जो रिवर्स हैं, जो मार्क सिचुएशन है उससे अबाव वो फ्लो किया करती हैं, चाहे वो रिवर सतलुज हो, चाहे वो रिवर सतलुज हो, चाहे वो रिवर रावी हो, चाहे वो रिवर ब्यास हो। तो इनकी वजह से आप देखिए कि पंजाब में फ्लड का सिचुएशन क्रिएट हुआ। 13,000 करोड़ के आसपास रुपए का इकोनॉमी का जो लॉस है वो हुआ है। हिमाचल प्रदेश के वहाँ पे भी लॉस हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे भी लॉस हुआ है। तो ये इकोनॉमिक लॉस के बारे में है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज के बारे में है, जो कि अनप्रेसिडेंट वेदर इवेंट्स की वजह से जो फ्लड यहाँ पे क्रिएट है वो हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पंजाब फ्लड के बारे में, एक आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी के ही एग्जाम के अंदर में AIR 6th रैंक से हुआ करते थे, साक्षी उनका नाम है। तो आप देखिए कि वो इस समय अमृतसर का DC हैं, अमृतसर के वहाँ पे वो पोस्टेड हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्टिव रोल है वो प्ले किया था, 2000 रोल प्ले किया है, लोगों के साथ में कंटिन्यूस इंगेजमेंट प्रोसेस में है इस फ्लड के दौरान में। ऐसा नहीं है कि ओनली ऑफिस वर्क के अंदर ही वो अपने आप में बिजी हैं, एक्टिवली फील्ड के अंदर में उन्होंने अपना जो वर्क है उसको कैरी आउट किया है। तो ऐसे जो नेम्स है जिनको आप अपने एथिक्स के अंदर में या आंसर राइटिंग के अंदर में यूज है वो कर सकते हो, उनके बारे में आप ज़रूर से रीड करना, जो कि अमृतसर का भी DC हैं। 2023 के समय भी जब पंजाब के अंदर में फ्लड का सिचुएशन क्रिएट हुआ था तो आप देखिए कि उस समय में भी काफ़ी जो वुमेन ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो वुमेन वहाँ पे जो IAS ऑफिसर्स हैं, उनका काफ़ी अच्छा एक एक्टिव रोल है वो देखने के लिए मिला था पंजाब के अंदर में, जिन्होंने फील्ड के अंदर में ग्रास रूट लेवल के ऊपर में जो वर्क है उसको कैरी आउट किया गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स को आप यूज कर सकते हो। जैसे हम जो आसाम का जो कछार का जो रीजन है, आसाम के अंदर में जो कछार का जो रीजन है वहाँ पे कीर्ति जल्ली मैम के द्वारा आसाम फ्लड के दौरान में अपना जो वर्क है वो किया गया था, लोगों से इंगेजमेंट है वो उन्होंने किया था। MSME का जो सेक्टर है उसको डिफेंस के रिसर्च में, डिफेंस के रिगार्डिंग में अपना कंट्रीब्यूशन है वो करना चाहिए, DRDO के चीफ के द्वारा कहा गया है। MSME आप देखिए कि काफ़ी लार्जर कंट्रीब्यूट है वो कर सकता है स्मॉलर वे के थ्रू। तो ये उनका यहाँ पे एक स्टेटमेंट है। अरुणाचल प्रदेश का एक विलेज है जो कि किबोतो नाम का जो सिटी है, जो हमारा फार ईस्ट का विलेज है, जहाँ पे फर्स्ट टाइम जो सनराइज है वो हुआ करता है। तो सनराइज फेस्टिवल उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा दिसंबर के समय में, किबोतो विलेज के वहाँ पे, किबोतो जो सिटी है वहाँ पे ये विलेज है। अब स्टूडेंट्स आपको क्या पता होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो फार ईस्ट का रीजन है और फार वेस्ट का रीजन है, इसके अंदर में आप देखिए कि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, जो लॉन्जिट्यूड्स हैं उसका भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे आप देखिए कि जो लॉन्जिट्यूड हुआ करती हैं वो 97 पॉइंट कुछ होती हैं। यहाँ पे जो लॉन्जिट्यूड है वो कितना होती हैं? 68 पॉइंट कुछ हैं, 68 डिग्री है, 97 डिग्री है, फिर कुछ हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो डिफरेंस है वो कितना आता है? ये जो डिफरेंस है वो 30 के आसपास हुआ करता है। हम जब कैलकुलेट करते हैं, कि हम जब कैलकुलेट किया करते हैं तो कंप्लीट अर्थ के ऊपर में आप देखिए कि आपको जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो मिलेंगे,
तो एक लॉन्गिट्यूड है वो कितना टाइम लेता है कवर करने में, 4 मिनट का समय है वो लगता है। 30 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 मिनट आपको मिलेगा। 120 मिनट आपको मिलेगा मीन्स 2 आवर का जो समय है, 2 आवर का डिफरेंस है हमारे यहाँ पे। अगर आपको ये बेसिक कैलकुलेशन नहीं पता है तो एक बार इसको आप कैलकुलेट हम कर लेना। सपोज कीजिए अर्थ है यहाँ पे सिचुएटेड, हमने जो 0 डिग्री जो कंसिडर किया है वो कहाँ पे किया है, ग्रीनविच मीन टाइम को 0 डिग्री किया है। और जो 180 डिग्री है वो किसको कंसिडर किया है, इंटरनेशनल डेट लाइन को 180 डिग्री है वो कंसिडर किया है, जो कि अलास्का एंड रसिया को ले गया है, वहां से पास हुआ करती है। तो स्टूडेंट्स टोटल ये कितना है, टोटल है 360 है, टोटल कितना है 360 है। ये बेसिक कैलकुलेशन जब आप करोगे, अर्थ को रोटेट होने में 24 आवर का समय लगता है, तो कैलकुलेशन में यही आएगा। 1 डिग्री को पास करने में जो समय जो लगता है वो 4 मिनट का है। 1 डिग्री को पास करने का जो समय है वो कितना है, 4 मिनट का है। और यहाँ पे आप यहाँ कैलकुलेट करोगे तो 2 आवर का डिफरेंस मिलेगा हमारे यहाँ पे। हमारा जो टाइमिंग के रिगार्डिंग में हम कौन सा लाइन को कंसीडर करते हैं, 82.5 को हम कंसीडर करते हैं, 82.5 को हम कंसीडर किया करते हैं। इसको 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना 5 आवर एंड 30 मिनट्स का जो टाइम है वो मिलेगा, जो कि हमारा ग्रीनविच मीन टाइम से हाईलाइट है, जो आगे है वो हुआ करता है। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है जो आपको पता होना चाहिए। बाकी बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का डिमांड भी हुआ करता है कि उनका चाय बागान टाइम है उसको हम इम्प्लीमेंट करें, जिससे कि वो लोग अपना जो टाइमिंग प्रोसेस है उसको उनका लोकल डिमांड और सनलाइट है उसको यूज कर सके ऑफिस आवर्स के समय में। और यूपीएससी ने देखिए कि जो टाइम जोन के रिगार्डिंग में क्वेश्चन है वो पूछा भी था इस साल तक उसके पेपर के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुकियन जो ग्रुप के द्वारा कहा गया कि नेक्स्ट में जो भी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन उनके द्वारा किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मणिपुर का जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा, नेक्स्ट टाइम जो उनका डिस्कशन रहेगा उसमें जो फोकस है वो इंडियन टेरिटरी के बारे में रहेगा कि इंडियन टेरिटरी का उनका एस्टेब्लिशमेंट हो। अभी कॉन्फ्लिक्ट के बाद में कुकियन जो कम्युनिटी का डिमांड है कि उनका यूटी है उसको सेटअप है वो किया जाए। यहाँ पे सिविलाइजेशन का एक डिस्कशन बताया गया है। ये रशियन जो यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर है उनके द्वारा रसिया, इंडिया और चाइना का जो डिस्कशन है जो म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड है, एक 3 सिविलाइजेशन का ये डिस्कशन है। और सिविलाइजेशन डायलॉग पर देखिए गया सेम मीटिंग के दौरान में हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी सजेस्ट किया गया था एक सिविलाइजेशन डायलॉग है उसको हमें प्रमोट करना चाहिए। इसके अलावा यूएस के जो यहाँ पे जो ऑफिशियल है उनके द्वारा इंडिया का ऑयल परचेज है उसको कंडेम किया गया है। इंडिया अपना देखेंगे इकोनॉमिकल जो बेनिफिट है हमारी कंट्री का, हमारा जो इकोनॉमिकल जो इंटरेस्ट को शो करेगा, लार्जर पॉपुलेशन को हमें एनर्जी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करना है, उसके अकॉर्डिंग में हम वर्क को कैरी आउट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड को कैरी आउट करेंगे। ये हमारे जो मिनिस्टर है वो काफी बार स्टेटमेंट में कह चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारा जो चेंजिंग पॉपुलेशन डायनेमिक है उसके बारे में है। तो आप देखिए कि जीएस पेपर 1 के अंदर में आपसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके अंदर में आप इन टॉपिक्स को यूज कर सकते हो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से। सीनियर सिटीजन्स का जो संख्या है वो कितना है, अभी तो 10% पॉपुलेशन का बताते हैं, बट ओवर द ईयर्स ये जो संख्या है वो यहाँ पे इंक्रीज होगा। ओवर द ईयर्स ये संख्या है वो इंक्रीज होगा। रिसेंटली आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उनका जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अंदर में बताया गया कि कंट्री के अंदर में जो क्रूड बर्थ रेट है, जो क्रूड बर्थ रेट के रिगार्डिंग में बताया गया है कि उसके अंदर भी डिक्लाइन हुआ है। जो टीएफआर है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, उसके अंदर भी जो डिक्लाइन है वो हुआ है। क्रूड बर्थ रेट क्या होती है कि पर 1000 जो पर्सन है उनके ऊपर में कितने चिल्ड्रन हैं, उनका बर्थ है वो हुआ है। टीएफआर आप देखिए कि किसी वुमेन के द्वारा एक्टिवली वे के अंदर में कितने जो चिल्ड्रंस हैं वो हुआ करते हैं, जो कि जो आप देखिए कि जनरेशन है उसको रिप्लेस करते हैं। तो ये टीएफआर है, टीएफआर के अंदर में डिक्लाइन हुआ। अगर हम बात करें क्रूड बर्थ रेट के बारे में, तो क्रूड बर्थ रेट के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि पहले आप देखिए कि 19.1 है वो हुआ करती थी, अब ये जो रिड्यूस होके कितना हुआ है 18.4 हुआ है। टीएफआर जो है वो 1.9 है, टीएफआर 1.9 है। हमारा स्टेट वाइज भी यहाँ पे बताया गया कि केरल के अंदर में जो केरल के अंदर में आप देखिए कि सीनियर सिटीजन्स हैं उनका संख्या है काफ़ी सही है। वहाँ की पॉलिसीज़ के अंदर में भी आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन का फ्रेंडली पॉलिसी है वो एग्जिस्टेंस में लाए गए हैं। अगर नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन इंक्रीज होंगे, वैसे तो अभी हमारा कंट्री लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है, बट ओवर द ईयर्स ये इम्पैक्ट होगा। अभी इम्पैक्ट नहीं होगा, काफ़ी ईयर्स लगेंगे जब ये
मोर हमारे सीनियर सिटीजन्स का संख्या है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे सीनियर पर्सन्स का नंबर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, फाइनेंशियल जो बर्डन है वो क्रिएट होगा, फाइनेंशियल बर्डन है जो यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी का स्कीम है उसके अंदर में मोर एक्सपेंडिचर होगा। यूनिवर्सल जो एक्सेस है यूनिवर्सल एक्सेस है मोबिलिटी के रिगार्डिंग में, हेल्थ केयर के रिगार्डिंग में जो एक्सपेंडिचर है वो भी यहाँ पे इंक्रीज है वो रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रेड सी के बारे में है कि अंडर सी जो केबल्स हैं उसको डैमेज हुआ है जो कि इंटरनेट के रिगार्डिंग में इम्पोर्टेंट है, इंटरनेट के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। रेड सी के अंदर में ये डैमेज हुआ तो जो वेस्ट एशिया है, एशियन जो कंट्रीज हैं उनको ये जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, इंटरनेट जो कनेक्शन है उसके अंदर में इम्पैक्ट है वो करेगा। थाईलैंड के जो नए लीडर हैं वो पावर में आए हैं, उनके द्वारा ओथ को लिया गया, अभी कुछ लीडर्स चेंज हुए हैं थाईलैंड के अंदर में, और थाईलैंड और कंबोडिया का भी कन्फ्लिक्ट है। और आप देखिए कि स्तुमस ऑफ करा है जहाँ पे करा कैनाल को डेवलप करना है जो कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग में इंपॉर्टेंट है थाईलैंड के पर्सपेक्टिव से, वो हम रीड कर चुके हैं। पैलेस्टाइन जो सपोर्टर्स हैं उनको लंदन के वहाँ पे अरेस्ट किया गया। इसके अलावा श्रीलंका के अंदर में जो मास ग्रेव मिला है उसके रिगार्डिंग में है। ऑलरेडी इन टॉपिक्स ये जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट नहीं है और श्रीलंका के टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड फेज ऑफ सैंक्शन के बारे में है, यूएस के लीडर के द्वारा रसिया के साथ में जो ऑयल परचेज करेंगे उनके ऊपर ये लगाया जाएगा। और पैलेस्टाइन को अगर रिकॉग्नाइज करते हैं स्टेट तो इजराइल का वहाँ पे वार्निंग है कि यूनिलेटरल जो एक्शंस हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। तो ये बेसिकली इजराइल का जो वार्निंग है पैलेस्टाइन के बारे में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।